तो एपिसोड 6 की शुरुआत होती है साउन के एक बुरे सपने से। इसमें छोटे साउन को कोई पानी में डुबा रहा था, तो इसी बुरे सपने के साथ उसकी नींद खुलती है। जैसे ही वह अपने लेफ्ट की ओर देखता है तो हिजू उसके बाजुओं में सर रखकर सो रही थी। तभी हिजू की भी आंख खुलती है तो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ उठ जाते हैं। देन अपने अपने रूम में चले जाते हैं। साउन याद करने की कोशिश कर रहा था कि कल रात हुआ क्या था। उसे बस इतना याद था कि हिजू उसे उठाकर घर लाई थी, पर गिरने के बाद का उसे कुछ याद नहीं था। तभी वह अपना फोन चेक करने जाता है क्योंकि दोजे उसे वॉइस मैचिंग का रिजल्ट बताने वाला था, पर उसका फन डेट हो गया था, इसलिए चार्ज में लगाकर फोन ऑन करके बाहर आता है। हिजी उसे हैंगओवर ड्रिंक देती है। फिर दोनों ब्रेकफास्ट करने बैठते हैं तो साउन उससे पूछता है कि कल रात हम दोनों यहाँ कैसे सो रहे थे, क्या कुछ हुआ था। पर हिजू थोड़ा शर्माते हुए कोई जवाब नहीं दे रही थी। सन टाइप करके कहती कि क्या मैं ऑनेस्टली सब कुछ बता दूं। साउन थोड़ा नर्वस होकर पूछता है कि सब कुछ मतलब यह कुछ लिखी रही थी। तभी साउन के फोन पे एक कॉल आता है, इसीलिए वो अपने रूम चला जाता है। दोज ने कॉल किया था जो उसे बता देता है 406 नंबर से कॉल करके जो आपको ब्लैकमेल कर रही थी, उसकी वॉइस के साथ जो ऑडियो आपने भेजी थी दोनों 99.99% मैच करते हैं, जिससे साउन समझ जाता है कि उसे कॉल करके हिजू ही ब्लैकमेल कर रही थी। लेकिन हिजू की किडनैपिंग, बम ब्लास्ट और हिजू के डैड के साथ जो हुआ वो कोई और था। ऑफिस में दोजे साउन को ये सब बता रहा था तो वो साउन को बताता है कि शायद वो किडनैपर और ये ब्लैकमेलर दोनों मिले हुए हैं। तो क्या आपको पता है कि ये ब्लैकमेलर कौन हो सकता है। साउन कहता है मुझे पता है, पर मैं अभी तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता, पर तुम उन दोनों के बीच का लिंक ढूंढने का ट्राई करो कि उस किडनैपर और 406 नंबर से कॉल करने वाले ब्लैकमेलर का क्या कनेक्शन है। साउन को समझ नहीं आ रहा था कि हिजू ऐसा क्यों कर सकती है, तो वो दोजी को जाने के लिए कहता है और फिर ब्लैकमेलर यानी हिजू ने जो सब भी बातें कॉल पर कही थी वो सब कुछ याद करने लगता है, जिससे उसे समझ आता है कि उसे कई बार हिंट मिला था पहले हिजू के बात कर सकने की बात। फिर उस रात रेस पे हिजू का फोन पर किसी से बात करना, वो सब देखकर भी साउन ने इग्नोर कर दिया था क्योंकि उसे पूरा बिलीव था कि हिजू किडनैपर के साथ मिली नहीं हो सकती, लेकिन वो इस बारे में सोचने से अपने आप को नहीं रोक पा रहा था। तभी हिजू आती है उसे साइन लैंग्वेज सिखाने, तो साउन पेपर में लिखता है झूठ, गुस्सा, माफी, नफरत और मिसअंडरस्टैंडिंग, इन सब का साइन दिखाने के लिए कहता है। पर फिर एक और सेंटेंस लिखता है कि मैं तुम्हारे सारे गलत कामों के लिए तुम्हें माफ करता हूँ। इसको साइन लैंग्वेज में कैसे कहते हैं दिखाने के लिए कहता है। तो हिजू इन सब का साइन करके दिखा रही थी, लेकिन साउन का तो मूड खराब था, इसलिए कहता है कि आज के लिए बस हो गया। ये बोलकर हिजू का एक पेज अपने फाइल के साथ ले जाता है जो जाते हुए गिर जाता है, तो उसे उठाकर देखने लगता है। उसमें कुछ इमोशंस की साइन लैंग्वेज के बारे में लिखा हुआ था। इधर साउन के डैड को पता चल जाता है कि ईना वापस आ गई है। साउन की मम किसी बुक में से एक फोटो निकालकर उसे देखते हुए ड्रिंक कर रही थी। तभी साउन के डैड मिस्टर बेक आकर उन्हें ईना के लौटने के बारे में बताता है, लेकिन साउन की मम तो उनकी बात पे ध्यान नहीं देती एंड ड्रिंक करती रहती है। रीजन पूछने पर वो कहती कि क्या तुम्हें याद नहीं आज के दिन में ड्रिंक क्यों कर रही हूँ। मिस्टर बेक कहते हैं क्या है आज न, की मम कहती कि आज वो दिन है जिसे याद करने के लिए तुम्हारे डैड ने मना किया था। जो सुन साउन के डैड चिल्लाकर कहते हैं कि 20 साल पहले आज के दिन हम दोनों जानते हैं हमने कैसा फील किया था, हमने आजादी महसूस की थी। ये बोलकर चले जाते हैं तो हमें इनके 20 साल पहले का एक छोटा सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है। साउन की मम घर आई तो देखा फिश टैंक में सारी मछलियों के पेट कटे हुए थे। इसके अगले सीन में वो एक बच्चे को एक अंधेरे रूम में बंद करके ताला लगा देती है। वो बच्चा अंदर रोते रहता है। बाहर साउन की मॉम भी बैठकर रो रही थी। तो अब इसकी क्या मिस्ट्री है ये हमें आगे पता चलेगा। इधर हिजू को ईना मिलने बुलाती है। ईना उसे देखकर बहुत खुश होती है, उससे बात करती है, जो देख हिजू शॉक्ड होती है क्योंकि ईना 3 साल पहले तक बात नहीं करती थी। तो ईना उसे बताती है कि उसकी सर्जरी सक्सेसफुल रही और वो अब नॉर्मली सुन भी सकती है। पर वो हिजू से पूछती कि तुम अब भी वैसे क्यों हो, तुम अब बात कर सकती हो। हिजू टाइप करके पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता था कि मैं बात कर सकती हूँ। ईना कहती हाँ, और ये भी कि तुमने मेरी वजह से बात करना छोड़ दिया। जो सुन हिजू गुस्से में जाने लगती है तो ईना आकर उसे रोकती है एंड कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी वजह से इतना कुछ झेलना पड़ा। मैंने तुम्हें बचपन से ही बहुत बुरा ट्रीट किया, मैं जानती हूँ मैंने गलत किया, पर मैं अकेले सफर नहीं करना चाहती थी। अपना हाथ छुड़ाकर साइन लैंग्वेज में कहती है कि तू क्या किया, अब जब तुम ठीक हो गई हो तो मुझे बात करने का लाभ कर रही हो कि तुम डिसाइड नहीं करोगी कि मुझे कब बात करनी है, मैं खुद करूंगी और अब तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने नहीं दूंगी। ये बोलकर वो चली जाती है। ईना उसे कॉल करने की ट्राई करती है पर वो कॉल पिक नहीं करती, तो उसे मैसेज करती है कि मुझे आज तुम्हें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बताना है साउन के बारे में, क्या तुम उसके बारे में सब कुछ जानती हो। तो ईना उसे बताती है कि 3 साल पहले मैं शादी से नहीं भागी थी, वो खुद तुमसे शादी करना चाहता था क्योंकि वो हमारी फैमिली के साथ कोई कनेक्शन चाहता था, सिर्फ इसीलिए उसने तुमसे शादी की। जो जानकर हिजू गुस्से में घर की ओर आने लगती है, जहाँ इधर साउन हिजू की रूम की तलाशी ले रहा था क्योंकि उसे समझ आ गया था कि पहला कॉल भले ही किडनैपर ने किया था, पर उसके बाद से उस नंबर से जो कॉल्स आए वो सारे हिजू ने किए थे, इसीलिए उस फोन को साउन ढूंढने लग जाता है। लेकिन तब तक इधर हिजू घर पहुंच जाती है और अपने रूम में आते ही साउन को देख लेती है तो उसे रोकती है और उससे पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे थे। साउन बहाना बना देता है कि मेरा फोन नहीं मिल रहा था। जो से निजू उसके नंबर पे कॉल लगाती है, बाहर से आवाज आता है, पर तभी साउन कबर्ड के नीचे रखे एक बैग से कुछ निकालता है जो कि लॉन्जरेस थी, जिन्हें साउन से छीनने के चक्कर में हिजू बेड पे साउन के ऊपर गिर जाती है।
है जिससे दोनों की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो यहाँ पे साउन को कल रात हुई इनके बीच का किस याद आ जाता है तो वो उठकर सीधे घर से बाहर ही निकल जाता है। इधर हिजू किडनैपर वाला फोन चेक करती है तो उसका फोन सही से छुपा हुआ था, लेकिन इधर साउन की हार्ट बीट स्लो होने का नाम ही नहीं ले रही थी, इसलिए वो थोड़ी जॉगिंग करने चला जाता है जहाँ पे उसे फिर से 406 यानी हिजू का कॉल आता है। तो अब साउन उससे थोड़ा टीज करते हुए वह कहता है कि मैं आज पूरा दिन तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। पूछती है क्यों? साउन कहता है हम काफी दिनों से एक दूसरे से बात कर रहे हैं पर मैं अभी तक तुम्हारे बारे में काफी कुछ नहीं जानता जो मैं जानना चाहता हूँ। हिजू कहती है ठीक है, फिर हम एक एक करके क्वेश्चन पूछेंगे और ऑनेस्टली उसका जवाब देंगे। पहले हिजू पूछते हैं कि तुमने बताया था कि शादी से पहले तुमने ईना के साथ एक डील किया था, क्या वो डील हिजू को लेकर थी? साउन हाँ कहता है। अब जो बातें दोनों एक दूसरे से पूछना चाहते थे वो बातें वो दोनों इस तरह से पूछ रहे थे। तो अब साउन पूछता है कि क्या तुमने हिजू को धमकी दी है? हिजू पूछती है उसे क्यों धमकी मिलेगी? साउन कहता है क्योंकि तुमने हिजू को किडनैप किया, फिर मेरे ऑफिस में बॉम्ब ब्लास्ट किया और फिर हिजू के डैड को भी अटैक करने की कोशिश की, इसलिए मैं जानता हूँ वो तुम जैसे आदमी के साथ मिली हुई नहीं होगी। अब इससे साउन ये जानना चाहता था कि कहीं किडनैपर उसे भी तो धमकी नहीं दे रहा है। इस पे हिजू जवाब देती है कि हाँ और ना भी। देन उससे पूछती है कि क्या तुमने हिजू से सिर्फ इसलिए शादी की ताकि हंग फैमिली से अपना पॉलिटिकल कनेक्शन बना सको और हिजू को किसी हॉस्टेस की तरह अपने साथ रख सको? साउन कहता है नहीं। देन बताता है कि मुझे बहुत नाइटमेयर्स आते थे बचपन में, बहुत ज्यादा डर के मारे उठकर अपने रूम से बाहर निकल जाता था। बचपन में हिजू और साउन की फैमिली पास में ही रहती थी तो साउन चलते हुए हिजू के घर के बाहर आ जाता था जहाँ से वो हिजू को साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करता हुआ देखता था। तो साउन कहता है कि जब भी मुझे बुरा सपना आता था तो हिजू को ऐसे साइन लैंग्वेज प्रैक्टिस करता हुआ देखकर मेरा मन शांत हो जाता था, लेकिन हिजू के पास कोई नहीं था जो उसकी केयर करे, उसे संभाले। वो घर उसके लिए जैसे जेल बन गई थी जहाँ से मैं उसे आजाद करना चाहता था ताकि वो फ्रीली अपनी मर्जी से जी सके, इसलिए मैंने उससे शादी की। पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि मेरे साथ भी उसे जेल जैसा फील होगा। अब ये सुनकर हिजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं। साउन कहता है शायद इसलिए वो मुझे डिवोर्स देना चाहती होगी। साउन पूछते हैं क्या हिजू अब भी मुझसे डिवोर्स चाहती है? इस पे हिजू एकदम साइलेंट हो जाती है। साउन कहता है बताओ 406, तुम तो उसे अच्छी तरह से जानते थे और तुम भी यही चाहते थे। हिजू कहती है वो अपने होपली पिछले 3 सालों से वो यही सोचती आ रही थी कि सब ठीक हो जाएगा, टाइम के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, इसीलिए उसे भी लगता है कि अगर तुमने उसे जाने दिया तो एटलीस्ट वो और हट और डिस्पे नहीं होगी। तो साउन कहता है क्या हिज को सिंसियरिटी, अटेंशन, अंडरस्टैंडिंग और प्यार चाहिए? मैं ये सब कुछ उसे दे सकता हूँ। ये सुन हिजू शॉक्ड हो जाती है तो उसे पूछती है कि अचानक तुम ये सब क्यों करना चाहते हो? इमोशन में वो ये बोल देती है पहले तो तुम्हें फर्क नहीं पड़ा था मेरे जीने या मरने से। वो साउन ने जब पहली बार किडनैपर को कहा था कि हिजू के मरने के बाद कॉल करना, उस बात के लिए अभी हिजू ने ये कहा। इस पे कहता है कि स्टार्टिंग से हिजू ये शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने उसे किसी होस्टेज की तरह अपने साथ रखा, ये सोचकर कि किसी दिन मुझे उसे जाने देना पड़ेगा। हिजू कहती है तो क्या इसलिए तुमने उससे कभी प्यार से बात नहीं की ताकि तुम उससे अटैच ना हो जाओ, उससे प्यार ना हो जाए? इस पे साउन क्या था कि पर अगर उसे प्यार चाहिए तो मैं वो सब करने के लिए तैयार हूँ जो भी वो चाहती है। देन प्रॉमिस मी अगर मैंने ट्राई किया और हमारे बीच सब कुछ ठीक हो गया तो तुम मुझे दोबारा कॉल नहीं करोगे? इस पे हिजू ये बोलकर कॉल काट देती है कि वो तुम्हारे एफर्ट्स और बर्ताव पे डिपेंड करेगा। तो अगले दिन थी प्रेसिडेंशियल ऑफिस की ट्रिप, तो सब लोग अपने बस के पास आते हैं जहाँ आते ही उन सब के लिए लंच रेडी किया हुआ था। पर इसमें स्पेशल बात ये थी कि सारे डिशेस हॉट शेप के थे जो ऑब्वियसली सावन ने तैयार कराए थे। देन सावन आता है तो सभी लोग बस में बैठने जाते हैं जहाँ हिजू के पास वाले सीट पे नया इंटरप्रेटर आया था वो बैठ जाता है जो हिजू को कॉफी ऑफर करता है। ये देखकर साउन कार सिकनेस का बहाना करके उसे पीछे भगा देता है और हिजू के साथ बैठ जाता है। इवन उस बंदे ने जो कॉफी दिया था उसे भी पीछे फेंक देता है और हिजू को जूस की बोतल देता है और कहता है खाली पेट कॉफी पीना अच्छा नहीं होता। ये सब देखकर हिजू बस उसे देखती रह जाती है। इधर यूरी सांगू के साथ सुपरमार्केट आई थी जहाँ वो ऑर्फनेज के बच्चों के लिए बहुत सारी चीजें लेते हैं। देन यूरी ड्रीम सेंटर ऑर्फनेज पहुंच जाते हैं जहाँ दोनों बच्चों के साथ काफी मस्ती करते हैं। बच्चे तो यूरी को सांगू की गर्लफ्रेंड समझ लेते हैं। तभी एक बच्ची एक फोटो एल्बम ले आती है, इसमें सांगू की बहुत फनी फोटोज थी जिन्हें देखकर यूरियन बाकी सब बहुत एंजॉय करते हैं। सांगू देखता है तो जल्दी से एल्बम छुपा देता है। तभी एल्बम में से एक पुरानी फोटो निकल आती है जो कि सांगू के बचपन की थी जब वो यहाँ रहता था और उसी ग्रुप फोटो में से कुछ बच्चे गायब हुए थे। तो वो फोटो ले जाकर यहाँ के प्रिंसिपल को दिखाता है और इन बच्चों के बारे में पूछता है, लेकिन उन्हें कुछ नहीं पता था क्योंकि वो बस कुछ ही साल पहले आई थी। तो सांगू उस फोटो में अपने 3 दोस्तों के नाम बताता है जो सभी गायब हो गए थे और तभी प्रिंसिपल बताती कि एक चौथा बच्चा भी गायब हुआ था। तो फोटो में दिखाती है कि 2 जुड़वा भाई थे, उनमें से एक भाई गायब हो गया था। टोटल 4 बच्चे गायब हुए थे यानी दूसरा ट्विन ब्रदर जिंदा है। इधर किडनैपर का पार्टनर उसे मैसेज करता है कि प्लान में थोड़ा चेंज है, आज ही है डी-डे यानी आज किडनैपर का पार्टनर कुछ तो करने वाला है। इधर लंबा सफर था इसीलिए ही जूस हो जाती है। ये देखकर साउन अपना कंधा उसके करीब ले जाता है जिससे वो साउन के कंधे पर सर रखकर आराम से सोती है। इवन साउन चारों ओर अच्छे से देखने के बाद अपने हाथ से उसके फेस पे धूप पड़ने से रोकता है। अपने ट्रिप की लोकेशन पहुंचने के बाद ये लोग अपना स्पोर्ट्स कंपटीशन शुरू करते हैं जहां सभी को ग्रुप में कई गेम्स खेलनी होंगी। तो पहले गेम के लिए मिस्टर पार्क सभी को अपना टीम बनाने के लिए कहते हैं। तो वो नया लड़का फिर से हिजू के साथ टीम बनाने आ गया था बट साउन उसे अगेन भगा देता है और हिजू के साथ टीम अप करता है। इवन प्राइज की अनाउंसमेंट भी करता है कि जो जीतेगा वो अपनी
प्राइस खुद डिसाइड करेगा। तो पहला गेम था 2 पर रोप जंप का। तो 2 बंदे रस्सी को घुमा रहे होते हैं, उसके ऊपर से दोनों को एक साथ कूदना पड़ेगा। साउंड तो फुल वार्म अप करने लग जाता है कि मैं पहले जाऊंगा और फिर तुम आ जाना, लेकिन उसका प्लान तो फ्लॉप हो जाता है क्योंकि वो पहले ही बार में रस्सी को टच कर देता है। तो अगले राउंड में वो फिर से प्लान बनाता है, इस बार मैं ध्यान रखूंगा, लेकिन हिजू फोन में टाइप करके उसे कहती कि पहले मैं जाती हूँ फिर तुम आना। तो इनकी बार आने पर हिजू पहले जाती है और काफी अच्छा कर रही होती है। देन वो सावन को आने के लिए इशारा करती है तो सावन भी आ जाता है। दोनों काफी अच्छे सिंक में जंप करने लगते हैं, जिस दौरान दोनों काफी हैप्पी होते हैं। इधर सांगू और यूरी उस जुड़वा भाई के बारे में पता करने में लग जाते हैं। 20 साल पुरानी बात थी, इसलिए उस ऑर्फनेज में इन जुड़वा भाइयों की डिटेल्स नहीं थी, लेकिन सांगू कहता है कि वो अपने ऑर्फनेज के बाकी दोस्तों से पूछताछ करेगा अगर उनमें से किसी को उस जुड़वा भाई के बारे में पता होगा। तो इधर दूसरी गेम शुरू होती है 3 लेग रेस का, जिसमें दोनों टीममेट्स के एक एक पैर बंधे हुए होते हैं। तो इस रेस में भी साउंड और हिजू जीत जाते हैं, जिससे दोनों बहुत खुश होते हैं। साउंड तो एक्साइटमेंट में हिजू को उठाकर घुमाने लग जाता है, जो देखकर सब लोग शॉक्ड होते हैं। ये नोटिस करने पर साउंड उसे नीचे उतारता है, उसे सॉरी कहता है कि एक्साइटमेंट में मैंने आपको उठा लिया, अब ये दोनों जीत गए थे। तो मिस्टर पार्क पूछते हैं कि आपको क्या गिफ्ट चाहिए। साउंड कहता है मुझे मेरी गेम पार्टनर के साथ एक फोटो खींचनी है मेमोरीज के लिए। तो दोनों ऑकवर्डनेस के साथ थोड़ा दूर दूर खड़े होते हैं। मिस्टर पार्क उन्हें थोड़ा पास आने के लिए कहता है एंड हॉट शेप दिखाने के लिए कहते हैं। तो दोनों अपने हाथों से हाथ बनाते हैं। तो फोटो सेशन के बाद सभी लोग पहाड़ के ऊपर हाइकिंग पे जाते हैं। बाकियों की तो हालत खराब हो जाती है, पर हिजू और साउंड आगे बढ़ते जाते हैं। ऊपर थोड़ी ठंडी हवा चल रही थी, इसलिए साउंड हिजू को अपना जैकेट पहना देता है। तो सभी लोग माउंटेन टॉप पे पहुंच जाते हैं, जहां इनका पूरा ग्रुप साथ में फोटोज खींचा लगते हैं। पर तभी बहुत सारे लेडीज आ जाते हैं जो साउंड के फैन थे, तो उसके साथ फोटोज खींचा के लिए सभी लोग उठ जाते हैं। इससे हिजू एंड बाकी सबको पीछे हटना पड़ता है। हिजू एकदम से रेलिंग की साइड में आ गई थी, तभी उनकी एक टीममेट किसी को नीचे गिरता हुआ देखकर चिल्लाती है। साउंड हिजू को आसपास देखने लगता है, लेकिन वो कहीं भी नहीं थी, जिससे इन्हें समझ आ जाता है कि हिजू ही नीचे गिरी है। कुछ ही देर में यहाँ पे रेस्क्यू टीम आ जाती है एंड सर्च ऑपरेशन शुरू होता है। साउंड खुद भी ढूंढने जाता है, लेकिन उसे कहीं नहीं मिलती। उसके नंबर पे कॉल करता है, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ बताता है। तो साउंड स्पेशली रेस्क्यू हेलीकॉप्टर्स भी बुलाता है। अंधेरा हो जाता है, लेकिन हिजू का कोई पता नहीं चलता। साउंड को उसकी बहुत ज्यादा फिक्र होती है। इधर हिजू को होश आता है, जिसे अपने पूरे बॉडी में बहुत दर्द हो रहा था, क्योंकि वो पत्थर पेड़ों से टकराकर नीचे गिरी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो गिरी कैसे, पर तभी उसे याद आता है कि उसे किसी ने धक्का दिया था, पर हिजू उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। वो पॉकेट से अपना फोन निकालती है, लेकिन उसका फोन टूट गया था। तो वो कैसे भी करके अपने बैकपैक से किडनैपर वाला फोन निकालती है, जिस फोन को कुछ नहीं हुआ था। अब उसके पास साउंड को कॉल करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि इस फोन से सिर्फ साउंड के नंबर पे ही कॉल लग सकता है, इसलिए उसे साउंड को कॉल लगाना ही पड़ता है। साउंड ये नंबर देकर जल्दी से उठाता है और हिजू का ही नाम लेता है। पर फिर क्या है, आई मीन 406 मैं जानता हूँ हिजू तुम्हारे साथ है, वो ठीक तो है ना। जो सुन हिजू को लगा कि उसे अब तक पता नहीं चला कि हिजू ही 406 है, इसलिए कहती कि तुमने कहा था ना कि जब वो मर जाए तब कॉल करना, तो वो मरने वाली है, इसलिए जल्दी से आकर इसे ले जाओ। साउंड कहता है प्लीज उसे बताओ कि मैंने उसके बैकपैक में एक पोर्टेबल फ्लेयर रखा था, उसके टॉप लीड को हटाकर उसे आसमान में छोड़ना है। होप हिजू इसे कर पाएगी, पर हिजू उसे अपनी जगह से हिला नहीं जा रहा था। साउंड पूछता है क्या तुम्हें डर लग रहा है। हिजू तो दर्द में कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। साउंड कहता है डर के हमारी मेरी जान जा रही है, प्लीज कुछ बोलो, ठंडी भी बहुत बढ़ गई है। उसने मेरा जैकेट पहना है या नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद बैकपैक से फ्लेयर निकाल लेती है और उसे आसमान में छोड़ देती है। इसको साउंड भी देख लेता है, तो वो कहता है कि 406 मैंने फ्लेयर देख ली है। हिजू को बोलना वो चिंता ना करे, मैं उसे लेने आ रहा हूँ। ये बोलकर वो उस फ्लेयर के डायरेक्शन की ओर भागता है। इसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पे खत्म होता है, पर एपिलॉग में हमें उस रात का सीन दिखाया जाता है जब हिजू ड्रंक साउंड के ऊपर गिरी थी। तो उसे देखकर वो याद करती है जब कार के एक्सीडेंट से हिजू ने साउंड को बचाया था। उससे पहले साउंड बता रहा था कि हिजू के लिए मेरी असली फीलिंगलेस क्या है। तब साउंड ने धीरे से कहा था हिजू आई लाइक यू। जो सुन हिजू स्माइल करती है और उसके कंधे पर सर कर वही सो गई थी। तो यहीं पे फाइनली एपिसोड 6 खत्म होता है। जल्दी ही मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।